हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज मिशन 100 के जो सीरीज़ है उसके अंदर हमने पोएम ली है कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। हम क्या गिनेंगे 12 तक एंड कीपिंग स्टिल, और क्या हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे। स्टिल यानी स्थिर हो जाएंगे या बिल्कुल शांत। हेल्प अस अचीव, तो फिर हम क्या प्राप्त करेंगे या क्या चीज़ हमें मिलेगी, या 12 तक गिनकर कवि क्या चाहता है, किस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। तुम्हारा आंसर होगा द पोएट पाब्लो नेरुडा एक्साल्ट्स द पीपल। यहाँ एक्साल्ट्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, लेकिन ये वर्ड थोड़ा टफ हो सकता है याद करने के लिए, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सेज। वो कहता है द पीपल, इन लोगों को कहता है टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनने के लिए बोलता है। एंड कीप स्टिल, और फिर शांति रखने के लिए कहता है। कीप ने रखना, तो शांति रखने के लिए बोलता है। सो दैट, ताकि दे कैन मेडिटेट, ताकि वो क्या कर सकें, मेडिटेट, एक जगह बैठकर ध्यान लगा सकें। मेडिटेट का मतलब ध्यान लगाना। एंड इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म मंथन, यानी खुद के बारे में सोचना। तो अगर ये वर्ड टफ लग रहा हो तो हम लिख सकते हैं मेडिटेट एंड सी इनसाइड दे। वो अपने अंदर क्या दे, अपने अंदर झांकने के लिए या अपने अंदर झांकें, ऐसा वो बोलता है। इट विल हेल्प अस अचीव पीस एंड स्टॉप वार्स। अब ये चीज़ें क्या करेगी, ये सहायता करेगी हमारी, ऐसे यानी हमारी सहायता करेगी अचीव यानी प्राप्त करने में, शांति और युद्ध को रोकने में हमारी मदद करेगी। अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप अमंग ह्यूमन बींग्स, और एक म्यूचुअल पूर्णतया पकी हुई अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, विल डेवलप अमंग ह्यूमन बींग्स, तो मानवों के बीच एक अच्छी वाली समझ विकसित होगी। एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और ये संसार रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगा। तो हम ये चीज़ें प्राप्त करेंगे 12 तक गिन के और शांत रहने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो कवि है वो वकालत करता है टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण रूप से क्रियाशीलता को रोकना, एंड डेथ और मौत को, कि इन दोनों ही शब्दों पर इनएक्टिविटी और दोनों ही शब्दों की वो वकालत करता है, निष्क्रियता की और मौत की। तो हम लिखेंगे नहीं, वो ऐसी वकालत बिल्कुल नहीं करता है। तो हम लिखेंगे द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कि वो इन दोनों ही चीज़ों की वकालत नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमेशा आगे विकास करते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। टोटल इनएक्टिविटी विल ओनली ब्रिंग लाइफ टू हॉल्ट, और संपूर्ण रूप से निष्क्रियता क्या करेगी, लाइफ टू ए हाल्ट, जिंदगी को ही रोक देगी। विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक, और ये क्या होगा, अनरियलिस्टिक यानी वास्तविकता से बहुत बहुत दूर हो जाएगा। तो कवि इन दोनों शब्दों की वकालत नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। कविता के अंदर एक उदासी के बारे में बताया गया है, सैडनेस यानी उदासी के बारे में बताया है। तो ये इस उदासी का मतलब क्या है, क्या रेफर करती है पोएम इसके बारे में। तो आंसर होगा हमारा, मैन इन हिज डिजायर फॉर पर्सनल गेन हैज फॉरगॉटन हिज ऑन इमोशनल नीड्स, कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाएं, इन हिज डिजायर, डिजायर यानी इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति। कौन सी इच्छाएं, पर्सनल गेन, व्यक्तिगत प्राप्ति, यानी सब कुछ मुझे ही प्राप्त हो जाए भौतिक रूप से। तो व्यक्तिगत प्राप्ति की जो इच्छाएं हैं उनको प्राप्त करने में फॉरगॉटन हिज ऑन इमोशनल नीड्स, वो अपनी इमोशनल भावनात्मक जो आवश्यकता है उनको भूल जाता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अंदर मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति को भूल जाता है। कंटिन्यूअस माइंडलेस एक्टिविटी एंड अ वैक्यूम इन फुलफिलिंग हिज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, और वो क्या करता रहता है, कंटिन्यू, लगातार, माइंडलेस, अर्थहीन एक्टिविटीज़ करता रहता है, अर्थहीन कार्य करता रहता है। और एक बड़ा वैक्यूम, अब यहाँ वैक्यूम का मतलब है निर्वात। निर्वात का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका मतलब होगा यहाँ पर गैप। एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर देता है, बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है अपनी मानसिक और व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में, एक बहुत बड़ा गैप पैदा करता है। तो ये जो गैप है, बस यही क्या करता है, लीव्स मैन सैड, यही इंसान को दुखी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक। इन्वोक का मतलब प्रकट करना, तो यहाँ पर इन्वोक का मतलब हो जाएगा शो, दिखाना। टू से देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस,
अपारेंट यानी क्लियरली, संपूर्ण रूप से स्टिलनेस यानी स्थिरता। तो कवि ऐसे कौन से प्रतीकों का इस्तेमाल करता है ये बताने के लिए कि जहाँ पर संपूर्ण रूप से स्थिरता होती है उसके नीचे भी जिंदगी होती है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछें, हाउ कैन देयर द लाइफ अंडर अपारेंट स्टिल, कि संपूर्ण रूप से जहाँ पर स्थिरता हो, निष्क्रियता हो, वहाँ पर भी जीवन हो सकता है। हाउ डज द पोएट प्रूव इट, इस बात को कवि कैसे सिद्ध करता है। तो आंसर होगा द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ मदर अर्थ विच स्टिल सपोर्ट्स लाइफ। पोएट यहाँ पर उदाहरण देता है हमारी धरती माता का, मदर अर्थ यानी धरती माता का, विच यानी जो कि स्टिल सपोर्ट्स लाइफ, जो स्थिर रहते हुए भी जिंदगी को सपोर्ट करती है, उसका सहयोग करती है। इवन दो देयर इज डिस्ट्रक्शन, हालांकि धरती के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शंस, विनाश भी होते हैं, और टोटल एनिहिलेशन कि विनाश और संपूर्ण विनाश। एनिहिलेशन का मतलब भी होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो विनाश होता है पृथ्वी पर, और संपूर्ण विनाश यानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाना ऑफ अर्थ, इस जमीन के ऊपर। न्यू लाइफ इमर्जेस, इमर्जेस यानी पैदा होना, ग्रो आगे बढ़ना, फ्रॉम द एशेज ऑफ द डेड रिमेन्स, कहाँ से पैदा होती है वो, नई एशेज यानी राख, राख से डेड रिमेन्स कि जो लोग मरते हैं, जो विनाश होता है, उनकी राख से नई जिंदगी पैदा होती है। द अर्थ गिव्स अ लेसन ऑफ होप, और ये जो ज़मीन है वो हमें एक पाठ पढ़ाती है होप, आशा का, कि हमेशा आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो आशा को सिखाती है। एंड टीचर्स, और हमें सिखाती है, मैन यहाँ पर हम ही हैं, वी यानी एक इंसान को सिखाती है या हमें सिखाती है, दैट ही टू कैन स्टार्ट अफ्रेश, कि वो व्यक्ति, जिसके लिए भी बात कही जा रही है कि हम हर कोई व्यक्ति एक नई शुरुआत कर सकता है। आफ्टर टोटल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण रूप से विनाश होने के बाद, अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से टूट जाए तो टूटने के बाद भी एक नई शुरुआत कर सकता है। बाय सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है चिंतन, मेडिटेशन, यानी खुद के बारे में सोचकर या एक नई शुरुआत के बारे में सोचकर वो व्यक्ति एक नई शुरुआत कर सकता है। एंड रिमूवल ऑफ ऑल फॉलीज क्रिएटेड बाय, फॉलीज का मतलब यहाँ पर वरीज, चिंताएं या मूर्खताएं, कि जो मूर्खताएं या चिंताएं उसने क्रिएट की थी, उसने शुरू की थी, उन सबको भूलकर, उन सबको हटाकर वो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। इस तरह जो कवि है वो इस पोएम के अंदर ये बताना चाहता है कि जहाँ पर शून्यता आ जाती है, हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन सब के बीच में भी एक हमें अपने बारे में सोचने के बाद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज पाब्लो नेरूडा अर्ज अस टू कीप स्टिल। पाब्लो नेरूडा जो है वो हमें क्यों समझाता है शांत रहने के लिए, ऐसा क्या कारण है जिसके लिए वो इतना जोर दे रहा है। हमारा आंसर होगा द पोएट अर्जेस अस टू कीप क्वाइट, कि जो पाब्लो नेरूडा है पोएट, वो हमें शांत रहने के लिए कहता है। बिकॉज क्योंकि ओनली देन, तब सिर्फ तब, विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड लुक विद इन, कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही चीज़ों का मतलब एक ही है कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं। तो इस लाइन की जगह, ये जो फ्रेज है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं विल बी एबल टू थिंक आवर सेल्फ, कि हम क्या करेंगे, ऐसा करके शांत रहकर हम अपने बारे में सोच सकते हैं। एट द मिस्टेक्स वी हैव मेड, और उन गलतियों के बारे में सोच सकते हैं जो हमने कर दी है, मेड यानी बना दी है या कर दी है। ऑल अग्रेशंस एंड वॉर्स, फिर अगेन ये दोनों ही शब्द सेम है, वॉर, अटैक्स, दोनों ही का मतलब होगा अटैक्स की, और वो जो अटैक्स हैं विल सीज, वो खत्म हो जाएंगे। कि जो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, अटैक करने के बारे में, उनको खत्म करने के बारे में, वो चीजें खत्म हो जाएगी। एवरीवन विल बी यूनाइटेड विद कॉमन लैंग्वेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, और प्रत्येक व्यक्ति संगठित हो जाएगा, यूनाइटेड यानी एक जगह हो जाएंगे, विद ए कॉमन लैंग्वेज, एक सामान्य, कॉमन का मतलब सामान्य भाषा होगी सबकी, और वो भाषा किसकी होगी, प्रेम की, और ब्रदरहुड यानी भाईचारे की, ये भाषा हो जाएगी। इस भाषा के अंदर सब बन जाएंगे। नेचर विल फ्लोरिश एज वेल्स विल नॉट बी हंटेड, और नेचर क्या होगी फिर, प्रफुल्लित होगी, पल्लवित होगी। और ये पल्लवित कैसे होगी, कि जैसे कि वेल्स विल नॉट बी हंटेड, कि वेल नहीं मारी जाएंगी फिर। एंड इवन दोज पॉलिटिशियंस, एंड ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको टुकड़े कर लेते हैं सेंटेंस का, वेल नॉट बी हंटेड फुल स्टॉप, एंड को हटाएंगे। और पॉलिटिशियंस एंड साइंटिस्ट्स who cause wars against the environment and create chemical and nuclear weapons। तो हम इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस एंड साइंटिस्ट
विल नॉट क्रिएट केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अभी इसका मतलब ये है कि ये इनको शिकार नहीं किया जाएगा, और यहाँ तक कि वे पॉलिटिशियंस एंड साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक और राजनेता हैं, जो किसका कारण है, वॉर्स यानी कि इन युद्धों के कारण बनते हैं और अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, और ये किसका नुकसान करते हैं, एनवायरनमेंट का, हमारे वातावरण का, एंड क्रिएट केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स। और क्या करते हैं वो, केमिकल का मतलब तो होता है रासायनिक, तो ये जो रासायनिक और परमाणु हथियार होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा विनाश होता है, इसलिए ये जो लोग हैं पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट, ये इन चीज़ों का निर्माण नहीं करेंगे। तो हम इन बातों को सबको अलग अलग सेंटेंस में लिख के इस लैंग्वेज को आसान बना सकते हैं। इसमें थोड़ी टफ दी गई है। ये इनका निर्माण नहीं करेंगे वेपन्स का, और ये क्या करेंगे, विल थिंक क्लियरली, और ये लोग भी सोचेंगे, एंड स्टॉप, कि वो किसके बारे में सोचेंगे, रोकने के बारे में, देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, उनकी विनाशकारी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के बारे में सोचेंगे। दे विल यूनाइट विद देयर ब्रदर एंड रियलाइज दैट अ विक्टर ऑफ मैंस साइंटिफिक नॉलेज ऑफ इज अ नो यूज, और वो ये महसूस करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ यूनाइट होंगे, एक जगह होंगे, और ये महसूस करेंगे कि विक्टर ऑफ मैंस, कि मानव के विजय, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक समझ, की जो वैज्ञानिक समझ है जिससे हम एक व्यक्ति के विजेता बन जाते हैं, इज ऑफ नो यूज, ये किसी भी काम की नहीं है। इफ देयर आर नो सर्वाइवर्स, क्योंकि अगर कोई जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो विजय किस काम की, बिल्कुल बेकार है। लाइफ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जिंदगी क्या है, लगातार एक प्रक्रिया है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ, यानी जब तक हम किसी को समझ ही नहीं पाते तो हमारा जिंदा रहना बेकार है। आवर इमोशनल नीड्स विल बी वेरी बेनिफिशियल, हमारी मानसिक आवश्यकता ही सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए भौतिक आवश्यकता की जगह। वॉट इज द एक्सोटिक मोमेंट, वो शानदार, एक्सोटिक का मतलब होता है शानदार क्षण कौन सा होगा, पोइट पाब्लो नेरूडा विशेष 4, जिसके लिए पाब्लो नेरूडा इच्छाएं रखते हैं। आंसर द एक्सोटिक मोमेंट द पोइट पाब्लो नेरूडा विशेष 4 इज, कि वो क्षण जिसके लिए इच्छा रखते हैं कवि, when we cease all activities to a count of 12, कि वो कब आएगा, जब हम रोक देंगे, सीज यानी रोकना, सभी गतिविधियों को रोक देंगे, टू अ काउंट ऑफ 12 तक गिनने के लिए, और या फिर कुछ सेकंड्स के लिए, एंड इंट्रोस्पेक्ट, और जब हम अपने अंदर झांकेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अंतर्दर्शन करेंगे, एंड री एग्जामाइन, और वापस से परीक्षण करेंगे, दोबारा देखेंगे अवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को दोबारा से हम देखेंगे। री एग्जामाइन का हम जगह ले सकते हैं सी या थिंक, कि जब हम दोबारा अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे, जब हम दोबारा अपनी गलतियों को देखेंगे। देयर विल बी टोटल पीस, तो क्या होगा, संपूर्ण शांति हमें दिखाई देगी, एंड एन एंड टू आवर्स, और एक अंत हो जाएगा इन सभी युद्धों का, एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड विल यूनाइट ऑल, और भाईचारे की जो भावना है वो हम सबको एक, यूनाइट एंड एक कर देगी। तो इस तरह 12 तक गिनने का जो समय होगा वो बहुत ही शानदार होगा। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की एक वस्तु। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। इस कविता के अंदर जितनी भी सुंदर चीज़ें बताई गई है उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो आंसर लिखेंगे हम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कि इस कविता के अंदर मेंशन्ड जो भी वस्तुएं बताई गई है इस कविता में वो क्या है, सन, द मून, द ट्रीज, द डेफोडिल्स, rivers and streams, undergrowth of flora and fauna, blooming musk roses, and the heroic tales of the brave which continue to inspire us। तो यहाँ पर अगर इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहे आपको तो कम से कम उन वस्तुओं को ज़रूर याद रखें जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, जिनमें क्या है, सन, मून, ये तो कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, ट्रीज ये भी सही है, डेफोडिल्स ये फूल हैं, रिवर्स नदियां हैं, स्ट्रीम्स दोनों चीज़ें एक ही है, अंडर ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, जमीन के नीचे जो फ्लोरा एंड फ्यूना ये देवियां हैं फूलों की, वनस्पतियों की। तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखेंगे ठीक है। ब्लूमिंग मस्क रोज ये भी आप लिख सकते हैं, एंड हीरोइक टेल्स ये ज़रूर लिखें, वो बातें जो बहादुरी की कथाएं हैं वो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, विच कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, और हर वो चीज़ जो हमें प्रेरणा देती है वो हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य बहुत सुंदर चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट
यानी कि वही अगेन लिस्ट बनाओ थिंग्स, उन वस्तुओं की जो कॉज सफरिंग एंड पेन, जो क्या करती है, हमें दुख देती है, दर्द देती है। तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्णित की गई है कविता में, विच कॉजेज, जो कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन, दुख और दर्दों का, टू ह्यूमन बींग्स, यानी मानवीय प्राणियों के लिए। दीज थिंग्स आर, और ये वस्तुएं कौन सी है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, मानव के अंदर अच्छी विशेषताएं न होना, लैक ऑफ नोबलनेस, उत्कृष्टता की कमी, अनहेल्दी एंड इविल वेज अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और जो हेल्दी नहीं है और बुराई के रास्ते, यानी कि बुराइयाँ जो कि मानव प्राणी अडॉप्ट कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हमें दुख और दर्द ही देती हैं। What does the line therefore are we raising a flowery band to bind us to the earth suggest to you? यहाँ पर एक लाइन आई है कविता में कि इसीलिए हम एक फूलों का बंधन गूंथते हैं, फूलों का जूड़ा रोजाना बांधते हैं हमारे चारों तरफ, यानी हमसे ये पृथ्वी एक फूलों का जूड़ा बांधती है। सजेस्ट टू यू, ये लाइन हमें क्या सुझाव देती है? तुम्हारा आंसर होगा मैन हैज एन इमॉर्टल कनेक्शन विद नेचर, कि मानव जो है वो क्या रखता है, एक शाश्वत हमेशा रहने वाला एक कनेक्शन रखता है इस नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता की जो चीज़ें वो क्या करती है, विनती करती है, आकर्षित करती है। इस प्रकार बाय रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, तो इस प्रकार एक फूलों का जूड़ा बांध कर, ही इज वे एडमायर्स दीज रेड्स एंड फर्म्स, तो इस प्रकार से फूलों का जूड़ा बांध कर वो क्या करता है, इंसान इसकी एडमायर करता है, एडमायर यानी प्रशंसा करता है, एंड फर्म्स, और फर्म यानी मजबूत करता है अपने अटैचमेंट को विद द अर्थ, इस पृथ्वी के साथ। वॉट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, वो क्या चीज़ है जिसके कारण मानव प्रेम करता है अपनी ज़िंदगी को, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सी समस्याएं और दुख होने के बावजूद भी एक इंसान अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तुम्हारा आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ह्यूमन बींग्स, कि मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं और दुख दर्द होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी ऐसा होने के बाद भी लव लाइफ, अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है। द ब्यूटीज एंड ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर मूव अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, क्योंकि जो सुंदरताएं हैं और जो आशीर्वाद हैं किससे, प्रकृति से मिलते हैं, वो क्या करते हैं, मूव अवे, ये फ्रेजल फॉर्म है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रिमूव, वो हटा देते हैं, द पाल, पाल यानी कवर, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स का मतलब है दुखी, सैड ह्यूमन बींग्स, जो मानव क्या आता है, दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसके ऊपर से जो दुखों का कवर है उसको हटा देती है, कौन, द ब्यूटीज ऑफ ब्लेसिंग्स नेचर, यानी प्रकृति। तो सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर जॉयज फॉर एवर, और इस प्रकार की सुंदर चीज़ें हमें हमेशा आनंद प्राप्त करवाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड, कि ये जो शब्द है ग्रैंडियर, यानी कि इसका मतलब होता है महिमा, ये शब्द क्यों जुड़ा हुआ है विथ द माइटी डेड, उन बहादुर, माइटी यानी बहादुर और डेड यानी मृत, जो मर गए व्यक्ति, उन व्यक्तियों के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा द माइटी डेड द पीपल हु वर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग इन देयर ऑन टाइम्स, कि ये जो बहादुर व्यक्ति थे, वर पीपल, ये वो व्यक्ति थे, हु वर पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और डोमिनेंट यानी प्रभावयुक्त, प्रभावी व्यक्ति थे, देयर ऑन टाइम्स, उनके समय में। तो देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, तो उनके जो कार्य थे, कार्य वर्क्स, तो उनके जो कार्य थे, उन कार्यों ने उनको ताकतवर और महान बनाया। तो वी इमेजिन, तो हम ये कल्पना करते हैं कि सच माइटी डेड फॉर फादर्स, बहादुर योद्धा थे हमारे जो पूर्वज थे, फॉर फादर्स यानी पूर्वज, विल अटेन मोर ग्रैंडियर एट द डूम्सडे, तो उनको मिलेगी और भी ज़्यादा प्रशंसा, ग्रैंडियर यानी प्रशंसा और ज़्यादा मिलेगी, एट द डूम्सडे, डूम्सडे कयामत के दिन, की जब पूरी संसार का हिसाब होगा, कयामत होगी, उस दिन उनके हिसाब में उनको और भी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। दे विल बी रिवार्डेड, उनको रिवार्ड दिया जाएगा, उनका बहुत ज़्यादा गुणगान किया जाएगा। हैंस ग्रैंडियोर, यहाँ पर जो महिमा है, इज एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड, तो इसलिए वो जो महिमा है शब्द, वो जुड़ा हुआ है उन माइटी डेड यानी उन बहादुर लोगों के साथ जो अब मर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज थिंग
ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा किस तरह से आनंद देती है। तो आंसर होगा कि जॉन कीट्स अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, कि जॉन कीट्स एक बहुत ही महान रोमांटिक कवि हुए हैं। कंसिडर्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो वो मानते हैं। तो यहाँ पर कंसिडर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार करते हैं कि जो सुंदर चीज़ हो तो हमेशा ही आनंद प्रदान करती है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये एक लगातार स्रोत है जो हमें क्या देता है, खुशियाँ और आनंद। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी मोमेंट, और इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा प्रत्येक क्षण बढ़ती रहती है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नेवर डी वैल्यूड, यहाँ पर नेवर लिखा हुआ है, नेवर डी वैल्यूड, कि इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और इसकी ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। नथिंग ये ना, पासेज इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब होगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का मुख्य विषय वस्तु क्या है। आंसर होगा द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मुख्य विषय वस्तु है कि जो सुंदर चीज़ें होती है हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस, और क्या करती है, हमारी जो दुखी आत्माएं हैं, हमारे जो दुखी हृदय है, उनके ऊपर से दुख की चादर को हटाती है। नेचर इज सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी, कि ये जो प्रकृति है वही सभी प्रकार की सुंदरताओं का स्रोत है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ मेक आवर लाइफ्स वर्थ लिविंग, और ये जो सुंदर चीज़ें पृथ्वी की, वही हमारी ज़िंदगी को एक वास्तविक ज़िंदगी बनाती हैं। वॉट मैसेज इज़ गिवन बाय द पोएट, वो क्या मैसेज है जो कवि हमें देता है इसमें। आंसर होगा थ्रू दिस पोएम जॉन कीट्स विश्ड टू टेल ह्यूमन बींग्स दैट हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है कि जो मानवीय जीवन होता है उसके अंदर कठिनाइयाँ और समस्याएं तो एक भाग है जीवन का, यानी जरूर आती है हमें। अगर कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, कोई भी किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाउएवर, चाहे दे आर इंटरस्प्रेस्ड विद पीरियड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय टू, और ये समस्याएं क्या करती है, इंटरस्पर्स्ड, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप को अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं इंटरफेयर, कि ये क्या करती है, उस समय समय पर हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करती रहती है। कब, जब हम खुश होते हैं, तो खुशियों के बीच में समस्याएं धीरे धीरे इंटरफेयर करती रहती है। तब क्या होता है कि ब्यूटी इन एनी फॉर्म, तो ये सुंदरता की जो वस्तु है किसी भी फॉर्म, किसी भी रूप में हो सकती है, इज़ एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे खुशियों के क्षण होते हैं। एंड मोटिवेट्स, और हमें मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ओवरकम एंड काइंड ऑफ सैडनेस, इस प्रकार के जो भी दुख होते हैं, ग्लूम एंड होपलेसनेस, और हमें जो होपलेसनेस के दिन हैं, दुखों के दिन हैं, उन दिनों में हमें एक आशा की नई किरण बताते हैं। तो ये हमारे पूरी पोएम का एक मोटो है, उद्देश्य है, कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें दुख के दिनों में सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं खुशियाँ प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू द टेल ऑफ द माइटी डेड कंटिन्यू टू मोटिवेट अस, कि किस प्रकार से उन बहादुर योद्धाओं की जो कहानियाँ हैं वो हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। तो आंसर होगा ऑल टेल्स ऑफ हीरोइज्म, कि अच्छे कार्यों की सभी कहानियाँ, विच इंस्पायर अस, जो कि हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। गिव अस द करेज टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड दे आर एन एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये सब चीज़ें क्या करती है, हमें लड़ने में सक्षम बनाती है उन परेशानियों से जो हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर दिखाई देती है। दे आर एन एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और ये जो कहानियाँ हैं वो अंतहीन प्रेरणा के स्रोत होती हैं, इसलिए वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में आशा की किरण बनकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट, कि वो स्रोत कौन सा है जो एंडलेस, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे झरना कौन सा है, एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट, और इसका असर क्या होता है। तो आंसर है कि द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर नो लिमिट, कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों की जो सुंदरता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। नेचर इज़ एन इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय टू मैनकाइंड, और प्रकृति जो है वो हमेशा शाश्वत, हमेशा रहने वाली जो वस्तु है वो आनंद की वस्तु है, तो हमेशा रहने वाला एक स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। किसके लिए, मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति के लिए। अ फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय एंड इमोर्टलिटी पोर्स इनटू द हार्ट एंड सोल ऑफ मैन, और एक झरना जो है हमेशा ही रहने वाले आनंद का, इमोर्टलिटी पोर्स, अमरता का, पोर्स इनटू द हार्ट एंड सोल,
ऑफ अ मैन, तो एक व्यक्ति यानी मानव के हृदय के अंदर ये पैदा होता है, इसके अंदर ये बहता है। लेकिन इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिलती है हमें? नेचर से, यानी प्राकृतिक वस्तुएं हमें वो झरना पैदा करती है हमारे मन में जो आनंद का है और हमेशा रहने वाला है। इट फ्लोज एंड पोर्स राइट फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, और ये बहता है कहाँ से? स्वर्ग के ब्रिंग, रास्ता कह लें या किनारा, तो वो स्वर्ग के किनारे से बहता है। अभी स्वर्ग का किनारा हमारी आत्मा ही है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग हमारी आत्मा के अंदर बसते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे जीवन में हैं। तो कभी यही कहता है कि जो अच्छाइयाँ होता है वो भी हमारे मन में है, तो ये सुंदर चीज़ें हमारे मन में जो अच्छाइयाँ हैं उनको सोई हुई है उनको जगाती है और हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है। इस तरह से ये पोएम ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम, तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखें इसके वीडियो के बारे में और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।